नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि जो सेंसेक्स और निफ्टी में जो फॉल हुआ है वो किन कारणों से हुआ है। तो जो सेंसेक्स में जो फॉल हुआ है वो हुआ है 528 अंकों का, जबकि जो निफ्टी है वो 23,550 के नीचे बंद हुआ है। जो मेटल हुआ और पीएसयू स्टॉक्स हुए उसमें आज हमको प्रेशर देखने को मिला, जबकि जो एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक हैं जैसे नेस्ले इंडिया हुआ, एफएमसीजी हुआ, गोदरेज कंज्यूमर हुआ, टाटा कंज्यूमर हुआ, तो इनके स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिली। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी में क्यों फॉल हो रहा है और सेंसेक्स में और कितना फॉल हो सकता है, और जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें डिमांड आगे बढ़ रही, तो इस वजह से एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स में हमको तेज़ी देखने को मिली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी और सेंसेक्स है उसमें आज हमको काफ़ी सेलिंग देखने को मिली, और जो बैंकिंग स्टॉक है पीएसयू सेक्टर के उसमें हमें बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन वो इंडिया की मार्केट को लेकर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हैं, तो उन्होंने आज 3,362 करोड़ के जो इक्विटी शेयर है उसको ऑफलोड किया, यानी इनको बेचा, तो जिसकी वजह से एनजीसी में हमको डिक्लाइन देखने को मिला और हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमको आज गेन देखने को मिला। जो कि ट्रेडिंग इंडिकेटर हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि जो अभी निफ्टी का जो टेक्निकल पैटर्न है उसको लेकर अभी जो मार्केट है वो काफ़ी कॉशियस है, क्योंकि जो 23,500 का जो लेवल है उसको बार बार रीटेस्ट कर रहा है निफ्टी, तो इस वजह से मार्केट इसको लेकर काफ़ी कॉशियस है। तो 23,500 एक जो है वो सपोर्ट लेवल है, और फ्यूचर जो की मार्केट डायरेक्शन है वो 23,500 तय करेगा कि मार्केट फ्यूचर में कहाँ जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट हमें अपसाइड देखने को मिलता है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हमें मार्केट और भी डाउन साइड जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स है और बैंक निफ्टी हुआ, आईटी सेक्टर हुआ, उसमें आज हमको गिरावट इसलिए देखने को मिली क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हुए और जो रिटेल इन्वेस्टर हुआ, जो डीईआई हुए, वो टीसीएस के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं कि टीसीएस के रिजल्ट क्या आएंगे, क्योंकि जो इंडिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस, उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ताकि कंपनी के जैसे रिजल्ट आएंगे उस तरह से आईटी सेक्टर का लोग एनालिसिस करेंगे, एनालिस्ट करेंगे, उस हिसाब से अपने व्यू रखेंगे कि आईटी सेक्टर आगे ग्रोथ होगी इसमें कि नहीं होगी। तो टीसीएस के रिजल्ट देखने वाले होंगे, उसके बाद आगे की डायरेक्शन तय होगी कि निफ्टी और जो सेंसेक्स हुआ उसमें हमको तेज़ी दिखाई देने देगी या हमको बिकवाली और ज़्यादा दिख सकती है। अगर टीसीएस के रिजल्ट ख़राब आते हैं तो हमको मार्केट में और ज़्यादा बिकवाली दिख सकती है, और अगर टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हमको मार्केट में तेज़ी देखने को मिलती है, और ये ट्रिगर फैक्टर बन सकता है मार्केट को अपसाइड जाने के लिए। अब बात करते हैं, एचएसबीसी ने जो सेंसेक्स का जो टारगेट दिया उसको डाउनग्रेड कर दिया, मतलब जो पहले टारगेट दिया था उसको कम कर दिया, और जो टारगेट कम किया उसको 5,000 पॉइंट नीचे कर दिया। यानी जो एचएसबीसी ने जो टारगेट दिया था पहले 85,950 का, उसको अब 80,520 कर दिया है। तो ये एक न्यूट्रल टारगेट है और टारगेट को कम कर दिया। तो जो सेंसेक्स भी चल रहा है वो अभी 76-77 के करीब चल रहा है, तो इसमें अभी 3,000 पॉइंट की गिरावट है। तो इधर हमको स्टेबिलिटी दिख सकती है सेंसेक्स में, और इधर से हमको एक अभी सपोर्ट दिख रहा है, बट अगर सपोर्ट टूटता है तो हमको और भी नीचे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो टीसीएस के रिजल्ट हैं, टीसीएस के जो Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं उसको लेकर मार्केट में अभी जो एक है कॉशियस का माहौल लेकर चल रही है, और उसमें मार्केट में अभी पॉजिटिव नहीं, इस वजह से हमें सेंसेक्स में 600 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला, और निफ्टी 23,550 के नीचे बंद हुआ, और एफएमसीजी सेक्टर में हमको तेज़ी देखने को मिली। तो जो हमको इंडेक्स है, हमें कुछ डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, लोधा, ओबरा रियल्टी, इस वजह से हमको इन स्टॉक में बिकवाली देखने को मिली, इस वजह से हमें आज इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि आज सेंसेक्स और निफ्टी आज लगातार दूसरे दिन फॉल हुए हैं, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप हैं उनमें हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, और इसका जो मेन कारण है वो है जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो काफ़ी वीक हैं, और जो डॉलर है वो राइज कर रहा है इस वजह से, और जो बॉन्ड डील्ड है वो यूएस की वो लगातार बढ़ती जा रही है, इस वजह से जो फ्यूचर है उसको लेकर जो मार्केट में इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी चिंताजनक स्थिति में है कि क्या करना चाहिए इस मार्केट में, और वो अभी पोजीशन को हल्की करके रख रहे हैं, ताकि अगर कोई भी फ्यूचर इवेंट जन्म लेता है तो उसको वो नेगोशिएट कर सकें। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी की। तो आप जैसे देख सकते हैं कि सुबह हमको निफ्टी एकदम फ्लैट खुलते हुए दिखाई दिया, हमको 20 से 25 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है उसके बाद हमको और भी गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हैं इस चैनल में हमको निफ्टी देखते हुए जाते हुए दिखाई दिया, और निफ्टी 23,500
525 पे बंद हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं 23,515 पे निफ्टी बंद हुआ। उसके बाद बात करते हैं इसके टेक्निकल की। तो जैसे कि टेक्निकल में बता चुका हूँ कि ये सपोर्ट लाइन है, इस पर जो निफ्टी है बार बार सपोर्ट ले रहा है इस वाले लेवल पर, और इस चैनल में निफ्टी आगे ट्रेड कर रहा है और ये इसका जो है रेजिस्टेंस बना हुआ। तो ये सपोर्ट लेवल और इस चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर इसके नीचे लेवल टूटता है तो हमको 23,200, और इसके अगर नीचे टूटता है तो हमको 22,800 का लेवल दिख सकता है। तो इन ट्रेंड लाइन को आप स्क्रीनशॉट लेके या अपने दिमाग में रखकर इसमें निवेश कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो मैं तो सलाह दूंगा आपको इधर एक इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। अगर इससे नीचे जाता है तो अपने अमाउंट का 10 से 15% इधर निवेश कर सकते हैं, फिर अगर इससे नीचे गिरता है तो 10-15% इधर निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए निफ्टी में इन्वेस्ट करने की। अब बात करते हैं केमिकल सेक्टर की। तो केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक हैं जैसे SRF हुआ, नवीन फ्लोरिन हुआ, तो इनके स्टॉक्स में हमको आज बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। जैसे कि आप देख सकते हैं SRF के शेयर में 14% और नवीन फ्लोरिन के शेयर में करीब करीब 10% की हमको तेज़ी देखने को मिली। वहीं जो एल्केल एमाइन है और बालाजी एमाइन है, इनके शेयर में भी हमें करीब करीब 8 से 10% की तेज़ी देखने को मिली। जैसे देख सकते हैं कि बालाजी एमाइन के शेयर में 9.5% और जो एल्केल एमाइन है उसके शेयर में हमको करीब करीब 6%। सुबह ये तेज़ी हमको ज़्यादा देखने को मिली, को करीब 11-12% के करीब, बट मार्केट बंद होते होते स्टॉक नीचे आ गए तो हमको इसमें 6% की तेज़ी देखने को मिली। आप जानने की कोशिश करते हैं कि जो केमिकल स्टॉक हैं वो आज क्यों दौड़े और इनमें इतना ज़्यादा अप ट्रेंड आने का और अपसाइड जाने का क्या कारण रहा। तो मेनली जो कारण था जो SRF और नवीन फ्लोरिन शेयर का स्काई रॉकेट होने का, वो था कि जो यूएस में जो गैस की प्राइस हैं डेवलपमेंट में स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के परफॉर्मेंस और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। जो गैस का प्राइस है उसमें $1 की बढ़ोतरी की है अमेरिका में गैस प्राइस की। जो R32 रेफ्रिजरेंट गैस होती है उसमें $1 की बढ़ोतरी की है, जिससे कंपनी के जो SRF हुआ और जो बालाजी एमाइन हुआ, नवीन फ्लोरिन हुआ, इनके ईबी डेटा में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं SRF की ईबी डेटा में 260 करोड़ के रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है, और जबकि नवीन फ्लोरिन को 77 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो सकता है या ईबी डेटा में सुधार हो सकता है। तो इस वजह से इन स्टॉक्स में हमको आज तेज़ी देखने को मिली। और जो नवीन फ्लोरिन हुआ, SRF हुआ, वो इस सेक्टर के लीडर हैं मार्केट में, और जो रेफ्रिजरेंट गैस होती है उनमें जो बढ़ोतरी हुई है उसका फ़ायदा इन दोनों कंपनियों और भी जो छोटी कंपनियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। तो इस वजह से आज हमको स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की SRF और नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनियों में आज हमको तेज़ी देखने को मिली। अगला जो स्टॉक है वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक है वो लगातार नीचे आ रहा है। तो जो स्टॉक है वो 795 के लेवल से 558 रुपये के लेवल पर आ चुका है। बाकी जो कल्याण ज्वेलर्स है उसके फ्यूचर को लेके जो मार्केट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, इन्वेस्टर और ब्रोकरेज फर्म भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं, बट इस स्टॉक में हमको आज तेज़ी देखने को मिली। ये हमको गिरावट इसलिए देखने को मिली क्योंकि जो Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं मार्केट उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है और प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। बट कल्याण ज्वेलर्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे और इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में हमको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो आप कल्याण ज्वेलर्स को होल्ड कर सकते हैं इस शेयर को, और आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो कल्याण ज्वेलर्स है उसका जो पिछले 5 दिन है उसमें हमको 15% की गिरावट देखने को मिली है। बाकी जो मार्केट एनालिस्ट हैं, जो ब्रोकरेज फर्म है, उसने जो कल्याण ज्वेलर्स के काफ़ी अच्छे टारगेट दिए। जैसे मोतीलाल ओसवाल ने जो कल्याण ज्वेलर्स है उसको बाय की रेटिंग दी है और 875 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है, बट जो टारगेट है वो 750 और 760 रुपये तक जा सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं और इस गिरावट में आप कल्याण ज्वेलर्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। पास्ट में भी इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। उसके बाद बात करते हैं स्विगी की। तो आज स्विगी के शेयर में हमको करीब 3% की तेज़ी देखने को मिली। सुबह ये तेज़ी हमको 4 से 5% की देखने को मिली। स्विगी में जो मेन कारण था उसमें आज बढ़ने का वो था कि जो स्विगी है उसने अपना एक नया ऐप लॉन्च किया है, इंस्टामार्ट स्विगी ने लॉन्च किया है, सेपरेट ऐप लॉन्च किया है एक, जो मल्टी ऐप स्ट्रेटजी पर फोकस कर रहा है क्विक कॉमर्स के क्षेत्र में, ताकि एक तरह से मार्केट को कैप्चर कर सके। जैसा जो चाइनीज़ जाइंट है, इंटरनेट जाइंट जैसे मैतून और अलीबाबा ने की थी, उस तरह से जो स्विगी है अपने मार्केट को शेयर को बढ़ा रहा है और अलग अलग ऐप
लॉन्च कर रहा है, जैसे इंस्टामार्ट भी लॉन्च किया, जो मल्टी ऐप स्ट्रेटजी है जो क्विक कॉमर्स में अब कंपनी की पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो आज इस वजह से हमने स्विगी के स्टॉक में आज हमको तेज़ी देखने को मिली। तो जैसे बर्नस्टाइन हुआ, उसने जो स्विगी का टारगेट दिया है वो 635 रुपये टारगेट दिया है और आज स्टॉक हमको 6% ऊपर जाते हुए देखने को मिला। तो जिनके पोर्टफोलियो स्विगी जोमेटो है वो अभी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आज की मार्केट न्यूज़ में यही था। अगर आपको चैनल पर ये वीडियो पसंद आया हो और आज का मार्केट की न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल है और कौन सा स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मार्केट की हर अपडेट और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।